हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पीवाईक्यू सॉल्यूशन देखेंगे। ये 2024 का पीवाईक्यू सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है। और जो हम लोग पीवाईक्यू सॉल्यूशन देख रहे हैं किस सब्जेक्ट का होगा सर? इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 2 का होगा। ठीक। और ये क्वेश्चन पेपर जो है हमारा बीयू का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है। चलिए, तो हमारे सामने सबसे पहला सवाल जो है, ठीक है, ये सवाल हमारा क्या कहता है? कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। क्या कह रहा है सर? कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट एरोबिक एंड एनएरोबिक ट्रीटमेंट सिस्टम यूज्ड इन वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। जब हम लोग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास दो तरह का ट्रीटमेंट होता है। एक एरोबिक ट्रीटमेंट होता है, दूसरा एनएरोबिक होता है। उसको कंपेयर कीजिए और कंट्रास्ट कीजिए। ठीक है। डिस्कस देयर ऑपरेशनल प्रिंसिपल। ये जो हमारा ट्रीटमेंट है इसका ऑपरेशनल प्रिंसिपल भी आप डिस्कस कीजिए। एडवांटेज डिसएडवांटेज भी बताइए। स्पेसिफिक एप्लीकेशन वगैरह भी बताइए। ठीक है। और आपको एग्जाम्पल भी देना है हर एक सिस्टम का। मतलब क्वेश्चन हमसे बहुत लंबा चौड़ा पूछा हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक और बात है, इस वीडियो लेक्चर में हम जितना क्वेश्चन कराएंगे ये सारा क्वेश्चन आपका जो है रिपीट कर सकता है। तो ये हमारे लिए क्या रहेगा? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। बात समझ में आ रही है? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि क्वेश्चन सारा हमारा रिपीट कर सकता है। उसके बाद आपको एक और बात बता देते हैं, अगर आपको ऑडियो का इशू हो रहा है कि आवाज कम है सर, तो आप ईयरफोन का इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है ना? और एक चीज बताते हैं, वीडियो का स्पीड आपको लो रखना है। ठीक है, ताकि एक बार में बात समझ में आ जाए और सेम टू सेम बात समझ के जाइएगा, अपने लैंग्वेज में आंसर बना के लिख दीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन क्योंकि रिपीट कर जाए एकदम सेम टू सेम। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। हमारा जो वेस्ट वाटर होता है, गंदा पानी जो होता है, नाली उली का पानी जो होता है, उसका हम ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। ठीक है। तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास सर दो मेथड है। कौन कौन सा मेथड है सर? एक एरोबिक, दूसरा एनएरोबिक। ठीक है। तो दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पे अभी डिटेल में बात करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन हमारा क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर एरोबिक ट्रीटमेंट का। हम लोग सबसे पहले किसका बात करते हैं सर? एरोबिक ट्रीटमेंट का। यूजेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट रिक्वायर ऑक्सीजन। ठीक है। एरोबिक ट्रीटमेंट में हम लोग जो है वैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ते हैं जिसको कि ऑक्सीजन की आवश्यकता हो। यानी कि अगर कहीं पे भी देखो, एक चीज बताते हैं, अगर कहीं पे भी एरोबिक शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। उसी तरीके से अगर कहीं पे एन एरोबिक लिखा होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। देखिए, हमारा जो है पानी में होता है ऑर्गेनिक मैटर। हमारा जो वेस्ट वाटर होता है, हमारा सर जो वेस्ट वाटर होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर होता है। इसमें क्या होता है सर? ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है। ये ऑर्गेनिक मैटर ही वेस्ट वाटर को क्या कहता है? खतरनाक बनाता है। इस ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करने के लिए हम लोग क्या लेकर आते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेकर आते हैं। इस ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया वगैरह हो गया जैसे कि। ठीक है। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इस ऑर्गेनिक मैटर को धीरे धीरे खत्म कर देगा। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एरोबिक ट्रीटमेंट कहलाएगा। यानी कि एरोबिक का मतलब क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। तो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है, यानी कि अगर हमारा वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एरोबिक ट्रीटमेंट कहते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग इसको समझते हैं कि करके, और इसके बारे में एरोबिक ट्रीटमेंट मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी इसमें। ठीक है। रिक्वायर ऑक्सीजन। दूसरा क्या है? ऑक्सीजन इज सप्लाइड थ्रू एरेटर्स। ये जो ऑक्सीजन दिया जाता है एरोबिक ट्रीटमेंट में कैसे दिया जाता है? एरेटर के थ्रू दिया जाता है। डिफ्यूजर्स या फिर मैकेनिकल मिक्सर, इसके सहारे हम लोग जो है ऑक्सीजन का सप्लाई करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर एंड बायोमास में। ठीक है। हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर है जिसकी वजह से हमारा पानी खराब हो चुका है, दूषित हो चुका है, उसको हम लोग जो है कन्वर्ट करते हैं किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बायोमास में। इसका एग्जाम्पल क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसका अगर आपसे पूछेगा कि भैया इसका जो एग्जाम्पल है वो बताइए एरोबिक ट्रीटमेंट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एरोबिक ट्रीटमेंट का एग्जाम्पल है। ट्रिकलिंग फिल्टर भी एरोबिक ट्रीटमेंट का एग्जाम्पल है। ऑक्सीडेशन पॉन्ड भी आपका एरोबिक ट्रीटमेंट का एग्जाम्पल है। एरोबिक ट्रीटमेंट मतलब हमारा वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है।
और इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, एक्टिवेटेड स्लज, ट्रिकलिंग फिल्टर, ऑक्सीडेशन पॉन्ड। दूसरा हमारा होता है एनएरोबिक ट्रीटमेंट, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो विदाउट ऑक्सीजन लिखे हुए हैं, यानी कि इस बार हम जो है वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करेंगे बिना ऑक्सीजन के, ठीक है। हम लोग जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा इस्तेमाल करेंगे जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक ना। अब यहाँ पे जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या था, ऑर्गेनिक मैटर जो है कन्वर्ट हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बायोमास में। यहाँ पे हमारा ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक डाउन होगा किसमें, मीथेन में, कार्बन डाइऑक्साइड और स्टेबलाइज स्लज में बनेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ऑकर्स इन क्लोज डाइजेस्टर्स यूज कंट्रोल टेम्परेचर, ये जो है हमारा एनाएरोबिक ट्रीटमेंट क्लोज डाइजेस्टर में होता है और कंट्रोल टेम्परेचर के में होता है, मतलब टेम्परेचर हम लोग अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल का बात किया जाए, बात समझ में आ रही है, इसका जो है अगर एग्जाम्पल का बात किया जाए कि हमारा जो एग्जाम्पल बताइए सर एनाएरोबिक ट्रीटमेंट का, तो एनाएरोबिक डाइजेस्टर इसका एग्जाम्पल है, यूएसबी रिएक्टर है या बायोगैस प्लांट है, ये सब हमारा क्या एनाएरोबिक ट्रीटमेंट का एग्जाम्पल है। आपको ऊपर ऊपर बस यही याद रखना है, एरोबिक ट्रीटमेंट मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनाएरोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब जो है एक्चुअली में हमारा क्या होता है, हमारा जो वेस्ट वाटर है उसको हमको ट्रीट करना है। ट्रीटमेंट देने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वेस्ट वाटर को साफ कीजिए, या नहीं तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में कीजिए, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेंगे यानी एरोबिक ट्रीटमेंट देंगे, तो हमारा एग्जांपल क्या है, एक्टिवेटेड स्लज है, ट्रिकलिंग फिल्टर है, ऑक्सीडेशन पॉन्ड है, ठीक। तो इतना बात आप समझ गए सर, एग्जाम में आएगा तो आप तो बना के लिख ही दीजिएगा, ठीक है। बीटेक के बच्चे का एक खासियत होता है, उसको थोड़ा सा हिंट्स मिल जाए ना, उसके बाद तो फिर वो राम कहानी सब लिख देगा भाई, समझ रहा है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। तो ये तो हो गया, अब हमको इस सबका एडवांटेज डिसएडवांटेज भी देखना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले एरोबिक ट्रीटमेंट का एडवांटेज देख लेते हैं। तो इसमें हाई बीओडी बाय सीओडी रेशियो बहुत हाई होता है। हाई बीओडी बाय सीओडी रिमूवल इफिशियंसी, बीओडी बाय सीओडी रिमूवल इफिशियंसी इसका हाई होता है सर। इसमें डिकम्पोजिशन रेट बहुत फास्टर होता है। प्रोड्यूसेस गुड क्वालिटी इफ्लुएंट सुटेबल फॉर डिस्चार्ज, ये जो है गुड क्वालिटी का इफ्लुएंट प्रोड्यूस करता है जो कि डिस्चार्ज के लिए सुटेबल। अच्छा एक और बात बताते हैं, कोई भी चीज जब हमारा स्मेल करता है तो उसको हम लोग हवा में छोड़ देते हैं ताकि उसका स्मेल गायब हो जाता है। तो इसमें हमारा जो है एरोबिक है यानी कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, तो इसमें ऑर्डर आपका कम होगा यानी कि महकेगा नहीं, ठीक है, इसमें स्मेल कम करता है। एरोबिक का एक एडवांटेज क्या है सर, चूंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो इसमें हमारा जो है स्मेल कम करता है, ठीक है। चलिए तो इसमें एडवांटेज आप समझ गए कि बीओडी सीओडी रिमूवल एफिशिएंसी इसका हाई होता है, फास्टर डिकम्पोजिशन रेट होता है, गुड क्वालिटी इफ्लुएंट प्रोड्यूस करता है जो कि हमारा सुटेबल है डिस्चार्ज के लिए, लो ऑर्डर प्रॉब्लम, इसमें महकता हमारा कम है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ एरोबिक ट्रीटमेंट। एरोबिक ट्रीटमेंट का डिसएडवांटेज क्या है, ये तो एडवांटेज समझ लिए। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है, हाई इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट फॉर एरेशन, एरेशन करने में हमारा जो है बिजली बहुत खर्चा होता है। प्रोड्यूसेस मोर बायोलॉजिकल स्लज, ये ज्यादा बायोलॉजिकल स्लज प्रोड्यूस करता है। हायर मेंटेनेंस कॉस्ट, एरोबिक ट्रीटमेंट करने में हमको जो है सर मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। उसी तरीके से अब हम लोग एनएरोबिक का एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो हमारे पास जो है एडवांटेज का बात कर रहे हैं किसका सर, एनाएरोबिक ट्रीटमेंट। एनाएरोबिक ट्रीटमेंट मतलब हमारा वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट होगा बिना ऑक्सीजन के, यानी कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका एडवांटेज हम लोग देखते हैं, प्रोड्यूसेस बायोगैस विच कैन बी यूज्ड एज रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। हमारा ये क्या प्रोड्यूस करता है सर, बायोगैस प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा क्या है एडवांटेज है सर, किस चीज का, एनाएरोबिक का। दूसरा एडवांटेज इसका क्या है सर, रिक्वायर्स लो पावर एंड लो ऑपरेशनल कॉस्ट, क्योंकि इसमें एरेशन नहीं करना होता है तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी उतना लगता नहीं है, ठीक है। और इसको ऑपरेट करना भी हमारे लिए क्या है, सस्ता है सर, ठीक ना। इसका जो है लो ऑपरेशनल कॉस्ट, इसको ऑपरेट करना भी सस्ता है। प्रोड्यूसेस लेस स्लज, ये जो है कम स्लज प्रोड्यूस करता है। सुटेबल है किसके लिए, हाई स्ट्रेंथ ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए, हाई स्ट्रेंथ ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए ये हमारा क्या सर सुटेबल है, कौन, एनाएरोबिक ट्रीटमेंट, ठीक। ये सब तो हमने एडवांटेज देख लिया, अब हम लोग बात करेंगे सर डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज ऑफ एनएरोबिक ट्रीटमेंट, एनएरोबिक ट्रीटमेंट का डिसएडवांटेज क्या होने वाला है, स्लोअर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, हमारा जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होगा वो हमारा काफी स्लो रहेगा,
ठीक है, स्लोअर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का रेट हमारा काफी स्लो रहेगा। दूसरा क्या है, सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड पीएच फ्लक्चुएशन। ठीक है, इसमें जो है आपका टेम्परेचर और पीएच फ्लक्चुएशन से असर पड़ सकता है। और तीसरा हमारा डिसएडवांटेज क्या है, एनारोबिक का, इफ्लुएंट में भी मे नीड पोस्ट ट्रीटमेंट टू मीट स्टैंडर्ड्स। पोस्ट ट्रीटमेंट के बाद हमको जो है उसमें और भी कुछ कुछ करना पड़ेगा ताकि हमारा जो है अपना स्टैंडर्ड, क्वालिटी स्टैंडर्ड को वो मीट कर सके। ठीक, तो हम लोग सर एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ गए। प्योर टेक्निकल चीज है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको हम सिर्फ एरोबिक एनारोबिक का मतलब समझा सकते हैं, बाकी आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा और ये क्वेश्चन रिपीट करने का चांस बनता है। चलिए, अब इसी क्वेश्चन में जो है और हमसे क्या पूछा गया है, एप्लीकेशन भी बताइएगा। तो एरोबिक सिस्टम फॉर म्युनिसिपल सीवेज इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर विथ लो टू मॉडरेट स्ट्रेंथ। ठीक है, हम लोग देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन देख रहे हैं। एप्लीकेशन मतलब जो हमारे पास दो तरह का सिस्टम है, एक एरोबिक। ठीक है, हमारे पास दो तरह का सिस्टम है सर, एक एरोबिक, दूसरा कौन सा सिस्टम है, एन एरोबिक सिस्टम है। बात समझ में आ रही है, दो तरह का सिस्टम है, एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक सिस्टम कहाँ इस्तेमाल होता है, म्युनिसिपल सीवेज ट्रीटमेंट में, यानी कि हमारे घर वगैरह से जो पानी निकलता है, गली मोहल्ला वाला पानी, वेस्ट वाटर, उसको ट्रीटमेंट में हम लोग एरोबिक सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, ठीक है, जिसमें कि विथ लो टू मॉडरेट स्ट्रेंथ, मतलब जिसमें कि लो टू मॉडरेट स्ट्रेंथ हो, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक अगर इंडस्ट्री का पानी नहीं है तो उसमें भी हम लोग एरोबिक ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। एन एरोबिक सिस्टम कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, हाई स्ट्रेंथ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में। मतलब अगर हमारा वेस्ट वाटर जो है काफी ज्यादा गंदा है, ठीक है, तो उसमें हमको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा सर, एनएरोबिक सिस्टम हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा हाई स्ट्रेंथ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, अगर हमारा जो नाली का पानी है वो बहुत ज्यादा गंदा है, तो उसमें हम लोग एनएरोबिक सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। एरोबिक सिस्टम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, म्युनिसिपल सीवेज में, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में हम लोग एरोबिक सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एनएरोबिक कहाँ इस्तेमाल होगा सर, एक तो हो गया कि अगर नाली का पानी जो है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, अगर वो हमारा बहुत गंदा है तो एनारोबिक इस्तेमाल होगा, या फिर स्लज स्टेबलाइजेशन में होगा, या फिर रूरल बायोगैस जनरेशन में भी हमारा एनारोबिक इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो दोनों का आपको यूज याद रखना है। एरोबिक कहाँ होगा सर, गली मोहल्ले से निकलने वाला नाला का पानी, या फिर इंडस्ट्री का ऐसा पानी जो कि बहुत ज्यादा गंदा नहीं है। एनएरोबिक कहाँ इस्तेमाल होगा सर, जहाँ पे आपका इंडस्ट्री का पानी बहुत ज्यादा गंदा है, जहाँ स्लज स्टेबलाइजेशन की बात हो रही है, रूरल बायोगैस वगैरह में हमारा जो है एनएरोबिक इस्तेमाल होता है। चलिए, अब हम लोग जो है बात करेंगे किसका, रोल इन सस्टेनेबल वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। ये जो हमारा एरोबिक एनारोबिक है, इसका सस्टेनेबल वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में क्या रोल है। तो एरोबिक ट्रीटमेंट आपको क्या देता है, क्लीन डिस्चार्ज टू प्रोटेक्ट रिवर। एरोबिक ट्रीटमेंट जो है आपको क्लीन डिस्चार्ज देता है, मतलब जो भी पानी एरोबिक ट्रीटमेंट से होके निकलेगा वो एकदम साफ सुथरा रहता है, आप उसको नदी में आसानी से भेज सकते हैं, नदी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है। एन एरोबिक ट्रीटमेंट रिकवर्स एनर्जी एंड रिड्यूसेस फॉसिल फ्यूल यूज। ठीक है, एन एरोबिक ट्रीटमेंट क्या करता है, आपका जो भी एनर्जी है वेस्ट वाटर में, जो भी एनर्जी उसको रिकवर करता है, ठीक है, और फॉसिल फ्यूल का यूज को कम करता है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हाइब्रिड सिस्टम रिड्यूसेस कॉस्ट एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। अगर हम लोग दोनों का कंबाइन करते हैं, एरोबिक एनारोबिक दोनों का अगर आपस में मिला के काम करेंगे, तो इससे हमारा जो है सर कॉस्ट, खर्चा भी बचेगा और इन्वायरमेंट पे असर भी कम होगा। बात समझ में आ गई। चलिए, अब हम लोग यहाँ से अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमको क्या कहता है, इसको समझते हैं थोड़ा। एनालाइज द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ लैंडफिल। लैंडफिल का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या क्या होगा, इसको आप एनालाइज कीजिए। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, इसी में कह रहा है एंड डिस्कस द स्ट्रेटजीज दैट कैन बी एम्प्लॉयड टू मिटिगेट दिस इम्पैक्ट। इस तरह के इम्पैक्ट को मिटिगेट करने का हमारे पास क्या क्या स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ना क्वेश्चन को आंसर करने से पहले दो बात समझाते हैं, लैंडफिल क्या होता है और मिटिगेट क्या होता है। ये दोनों शब्द का अगर आप मतलब समझ गए तो आपको आंसर देना आसान हो जाएगा। लैंडफिल हमारा क्या होता है, हमारा जो भी वेस्ट होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं ना कि जमीन के अंदर गाड़ने का भी काम करते हैं। खास करके अगर खाने पीने का वेस्ट है, फल सब्जी का छिलका है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, गड्ढा करते हैं, उस गड्ढा में जाके वो सब वेस्ट को डाल देते हैं।
ठीक है, और वो गड्ढा हमारा क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है, फिर गड्ढा को क्या करते हैं, ढक देते हैं। तो लैंड के अंदर अगर हम कचरा फिल कर रहे हैं, वेस्ट को हम लोग लैंड के अंदर जाके गाड़ रहे हैं, गड्ढा बना के उसको गाड़ रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लैंडफिल कहलाता है। तो लैंडफिल एक बड़ा जगह होता है जहां शहर का सारा कचरा यानी कि सॉलिड वेस्ट जमीन में दफना दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आसान भाषा में क्या कहा जाए, तो लैंडफिल क्या होता है सर, शहर के अंदर एक ऐसा गड्ढा है जहां पे हमारा कचरा फेंका या दफनाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं मिटिगेट में। मिटिगेट मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग जो है लैंडफिल कर रहे हैं, उसमें हम लोग जो भी हमारा शहर का कचरा है उसको एक गड्ढा में जाके फेंक देंगे। ठीक है, तो इससे हमारा क्या क्या इन्वायरमेंट पे असर पड़ता है। जब हम लोग कहीं पे गड्ढा खोद के जो भी कचरा वहां जाके फेंकते हैं, तो इससे इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ता है। जैसे कि मान के चलो अगर गड्ढा खुला हुआ है तो आसपास स्मेल करता है। ठीक है, या फिर हमारा क्या होता है सर कि आसपास जो है कीड़ा मकोड़ा, मक्खर, मक्खी, ये सब जो है भनभनाता है, जो कि हमारा पॉल्यूट करता है। तो ये सब चीज जो होता है वो सब इन्वायरमेंट पे जो असर पड़ता है उस पे हम लोग बात करेंगे। अब इसको कम करने के लिए मिटिगेट मतलब क्या होता है, मिटिगेट मतलब होता है किसी निगेटिव या खराब चीज का ऐसा असर को कम करना या हल्का करना। ठीक है, जो भी हमारा खराब चीज है, जैसे कि हम लोग गड्ढा में चीज फेंक रहे हैं, लैंडफिल कर रहे हैं, तो लैंडफिल करने के बाद इसके आसपास क्या होता है, थोड़ा पॉल्यूशन भी होता है, आसपास महकता है, कीड़ा मकोड़ा उछलता है। ठीक है, मक्खी मक्खर होता है, तो वो सब चीज को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। मिटिगेट मतलब क्या हो, वो सब जो गंदगी हो रहा है उसको कंट्रोल कैसे करना है। लैंडफिल की वजह से जो हमारा प्रॉब्लम हो रहा है उसको कंट्रोल करने का आपको तरीका बताना है। तो एक एक करके आइए हम लोग समझते हैं क्या क्या होता है। तो मेजर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, हम लोग जो गड्ढा खोद के यहाँ पे हम लोग जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो डालते हैं, जिसको हम लोग लैंडफिल कहते हैं, इसका एनवायरनमेंट पे क्या क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा लीचेट जनरेशन होता है। एक बड़ा प्यारा शब्द है लीचेट, इसका मतलब भी जानना जरूरी है क्योंकि ये शब्द आपको बार बार रिपीट होगा। लीचेट मतलब क्या होता है। ठीक है, लीचेट का मतलब होता है कि जैसे तुम देखेगा ना, कोई भी कचरा उचरा जब बहुत दिन तक सड़ जाता है तो उससे जो है ना पानी के जैसा कुछ चीज रिश्ता है। ठीक है, पानी के जैसा जो है उससे कुछ चीज रिश्ता है। यानी कि हमारा मान के चलो जो खाने पीने का कचरा होगा उसको तुम कुछ समय तक छोड़ दोगे तो वो एक तरह का रस छोड़ने लगता है। ठीक है, उस रस को ही लीचेट कहा जाता है। क्या बोल रहे हैं, हमारा जो भी खास करके खाने पीने का अगर कोई कचरा है, उसको हम लोग कुछ समय तक छोड़ देंगे तो वो हमारा क्या करता है, एक समय के बाद वो रिसने लगता है, पानी जैसा लिक्विड जैसा उससे कुछ बाहर निकलता है। उस लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं सर, उस लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं, लीचेट कहते हैं। उसका बड़ा प्यारा नाम दिया गया, लीचेट। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ से हम लोग समझते हैं। तो हमारा जो है अगर हम लोग गड्ढा करके इसमें हम लोग कचरा का के फेंकेंगे, ठीक है, यानी कि लैंडफिल वगैरह करेंगे, तो सबसे पहला हमारा क्या होगा, लीचेट जनरेशन होगा। और ये जो गंदा पानी जो अगर रिस्क कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड वाटर, पीने का पानी मिल जाएगा तो ये हमारा क्या होगा, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन भी देगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है, लैंडफिल गैस। लैंडफिल जब हम लोग करते हैं तो वहाँ एक गैस बनता है मीथेन। ठीक है, जिसकी वजह से आपको एक्सप्लोजन्स भी हो सकता है। मतलब मीथेन जो बहुत हानिकारक गैस होता है जिससे हमारा आग उग भी पकड़ सकता है, ब्लास्टिंग वगैरह हो सकता है। ठीक ना, तो हम लोग जब लैंडफिल करते हैं तो वहाँ पे हमारा मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से आपका क्लाइमेट चेंज पे भी असर पड़ता है। दूसरा बात क्या है, बैड ऑर्डर ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट के डिकम्पोजिशन से हमारा क्या होता है सर, बैड ऑर्डर देखने को भी मिलता है। ठीक है, जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है, खाने पीने का जो कचरा सब है, ठीक है, फल सब्जी का छिलका, अगर उसको आप गड्ढा में कुछ देर तक छोड़ दीजिएगा तो वो हमारा क्या करता है, बैड ऑर्डर भी देता है, गंदा महकने लगता है। ठीक है, अब इसके आसपास आपको क्या बोले, किस तरीके से आप जो है लैंडफिल अगर कीजिएगा, गड्ढा करके कचरा डालिएगा तो आसपास देखिएगा कि मक्खी मंडरा रहा है, कीड़ा मकोड़ा बुल रहा है। ठीक है, जिससे कि हमारा क्या हो सकता है, बीमारी फैल सकता है। उसके बाद हम लोग जब गड्ढा करके उसमें कचरा जाके डिकम्पोज करते हैं तो उससे हमारा क्या होता है, वो जमीन भी हमारा एक तरीके से बर्बाद हो जाता है, जो वैल्यूबल लैंड था वो गया काम से। ठीक ना, उसके बाद हमारा क्या होता है सर, विजुअल इम्पैक्ट एंड पब्लिक नॉइसेंस। अब जो है एक और चीज बताते हैं, जहाँ पे हमारा गड्ढा होता है उसको गड्ढा के पास से जब हम लोग गुजरते हैं तो हमको देखने में खराब लगता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, देखने में खराब लगता है। और जो है पब्लिक को जो है वहां पे घिन भी बढ़ता है। जहाँ पे हमारा जो इस तरीके से लैंडफिल किया जाता है, कचरा डंप किया जाता है, तो वो देखने में भी खराब लगता है, पब्लिक को घिन भी बढ़ता है। चलिए, अगला हमारा क्या है सर, स्ट्रेटजीज फॉर मिटिगेशन। मिटिगेशन का क्या क्या स्ट्रेटजी है, मतलब अभी तक हम लोग समझ गए सर लैंडफिल जब हम लोग करते हैं तो हमारे लिए क्या क्या नुकसानदायक होता है।
ठीक है। तो ये लैंडफिल का जो कर रहे जो भी नुकसान है, उस नुकसान को कम कैसे किया जा सकता है। तो आपको क्या करना है कि एक इम्परमिएबल लाइनर्स एचडीपी चाहे क्ले का आप इस्तेमाल कीजिए, ताकि हमारा लीचेट लीक नहीं करे। ठीक है, हमारा जो वेस्ट वाटर है, जैसे हम लोग यहाँ पे गड्ढा किए, अब हमारा जो वेस्ट वाटर का जो गंदा पानी जिसको हम लोग लीचेट करते हैं, वो हमारा क्या होगा, इस तरीके से मिट्टी में फैलेगा। ठीक है। तो हम लोग क्या चाहते हैं ना, हम लोग चाहते हैं कि ये जो हमारा पानी फैलेगा, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए ना कि प्लास्टिक चाहे क्ले का जो है लेयर लगा दीजिए साइड से, ताकि हमारा जो वेस्ट वाटर का जो लीचेट है वो हमारा क्या हो कि इधर उधर नहीं जाए, वेस्ट वाटर का हमारा जो लीचेट है वो लीक करके इस गड्ढा से बाहर नहीं जाए। तो इससे हम लोग बचाने के लिए क्या करेंगे सर, हम लोग जो है एचडीपी चाहे क्ले का जो है हम लोग एक तरीके से लेयर या एक तरीके से यहाँ पे प्लास्टिक हम लोग यहाँ पे बिछा देंगे। ठीक है। चलिए, दूसरा क्या कहता है, इंस्टॉलेशन ऑफ लीचेट कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट सिस्टम। हम लोग को जो है ये लीचेट को कलेक्ट करने का, उसको ट्रीटमेंट का हम लोग को जो है कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लीचेट है, हम लोग जो खाना पीना या कोई भी चीज सड़ गल के जो पानी बाहर निकलता है, वो पानी इतना खतरनाक होता है भाई कि मत पूछो। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको कलेक्शन और ट्रीटमेंट का हमको जो है एक अलग से सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। चलिए, तो सबसे पहले तो हम लोग देख लिए सर, चारों साइड से हम लोग क्या करेंगे, प्लास्टिक बिछा देंगे। ठीक है, या फिर क्ले हम लोग बिछा देंगे। दूसरा, हम लोग उसको अलग से कलेक्ट करके ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तीसरा क्या है, मीथेन गैस कलेक्शन एंड कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग जो है मीथेन गैस को कलेक्ट करेंगे और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको बोले थे ना कि वहां पे हमारा मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो उस मीथेन गैस को हम लोग इकट्ठा करेंगे, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। डेली सॉइल कवर टू रिड्यूस ऑर्डर। हम लोग क्या करेंगे कि डेली जो है उसके ऊपर मिट्टी का, जैसे हमारा लैंडफिल कर रहे हैं हम लोग, आज का कचरा डालें, कचरा डालने के बाद क्या करेंगे, शाम में एक मिट्टी का लेयर चाहे क्ले का लेयर जो कहो, उस लेयर को एक बार इसके ऊपर रख देंगे। तो इससे क्या होगा कि वो हमारा जो है ढक जाएगा। ठीक है, इससे हमारा जो है महक नहीं आएगा, कीड़ा मकोड़ा का ये सब जो रिस्क है वो भी कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए, उसके बाद हमारा अगला क्या है सर, प्रॉपर कंपैक्शन टू रिड्यूस सेटलमेंट। हम लोग जो है इसका प्रॉपर कंपैक्शन करेंगे ताकि हमारा जो है सेटलमेंट कम हो सके। मॉनिटरिंग वेल्स फॉर ग्राउंड वाटर क्वालिटी। हम लोग जो है समय समय पे कुआं का मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, ताकि हमको ये पता चल जाए कि अगल बगल से जो लीचेट है वो रिश्ते हुए हमारा ग्राउंड वाटर में तो नहीं जा रहा है। हम लोग सेग्रीगेशन प्रमोट करेंगे। ठीक है, कंपोस्टिंग एंड रिसाइकलिंग टू रिड्यूस लैंडफिल लोड। हम लोग जो है सेग्रीगेशन प्रमोट करेंगे। इसका मतलब क्या, जब हमारे घर से गार्बेज यानी कि कचरा निकल के जाता है, तो उसमें बहुत सारा ऐसा चीज भी होता है जिसको कि आप जमीन में नहीं गाड़िएगा ना, तब भी काम चल जाएगा। लैंडफिल मतलब क्या होगा, गड्ढा करके जमीन में गाड़ना किसी चीज को। ठीक है, तो हमारे पास जो है सर, अगर हम लोग क्या करें, सारा कचरा अलग अलग कर ले, जैसे लोहा है उसको अलग कर लेंगे, प्लास्टिक है उसको अलग कर लेंगे, तो उस सबको जमीन में गाड़ने का आवश्यकता नहीं है। आप वो सब कचरा को क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर जो खाने पीने का सामान है उसको अलग कर लेंगे, तो उसका हम लोग कंपोस्टिंग कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना चाहिए ना कि अगर आप लैंडफिल से होने वाले प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए सर, आपको जो है सेग्रीगेशन प्रमोट करना चाहिए, अलग अलग कचरा को अलग अलग इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद उसके अनुसार उसको हम लोग ठिकाना लगा लेंगे। चलिए, अगला सवाल हमारे पास क्या है, कंपेयर बिटवीन बैंगलोर मेथड एंड इंदौर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग तो आप समझते हैं ना कि हमारा जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ठीक है, उसको हम लोग जमीन में गाड़ के खाद बनाते हैं, उसको कंपोस्टिंग कहते हैं। तो कंपोस्टिंग का दो मेथड हमारा बहुत ज्यादा फेमस है, एक बैंगलोर मेथड है, एक इंदौर मेथड है। नाम से ही पता चलता है कि ये जो कंपोस्टिंग का मेथड इंदौर में लाया गया होगा और ये हमारा बैंगलोर से शुरू हुआ होगा। तो दोनों मेथड के बीच में आपको कंपेयर करना है। ये क्वेश्चन आपका महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस देयर प्रिंसिपल। ये जो हमारा जब आप कंपेयर कीजिएगा दोनों में, तो इसका प्रिंसिपल क्या है दोनों मेथड का, ऑपरेशनल प्रोसीजर क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, सब कुछ आपको बताना है। विच मेथड वुड यू प्रीफर इफ यू वेर ए इन्वायरमेंटल ऑफिसर इंचार्ज। अगर तुम इन्वायरमेंटल ऑफिसर इंचार्ज रहते तो दोनों में से कौन सा मेथड प्रीफर करते, इंदौर वाला कि बैंगलोर वाला। ठीक है, इसके साथ साथ आपको रीजन भी मेंशन करना है। ठीक है, कि तुम जो है दोनों में से कौन सा मेथड चूज कर रहे हो। अगर कोई मेथड चूज कर रहे हो तो क्यों चूज कर रहे हो, बताओ। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा सर हो गया। आइए हम लोग इसका आंसर जानते हैं। बैंगलोर मेथड में हमारा क्या है सर, बैंगलोर मेथड हमारा एनएरोबिक कंपोस्टिंग इन पिट्स।
ठीक है, हम लोग जो कंपोस्टिंग करेंगे बेंगलोर मेथड में वो एनएरोबिक कंपोस्टिंग होगा। पिट मतलब होता है गड्ढा, पिट मतलब क्या होता है गड्ढा। एनएरोबिक मतलब आपको स्टार्टिंग में बताया था, एनएरोबिक मतलब हमारा जो भी काम होगा बिना ऑक्सीजन के होगा, हमारा जो भी काम होगा बिना ऑक्सीजन के उसको एनएरोबिक कहते हैं। तो हम लोग जो है एनएरोबिक कंपोस्टिंग करेंगे, गड्ढा खोद के हम लोग जो है वहां पे बिना ऑक्सीजन के कंपोस्टिंग करते हैं, किसमें बेंगलोर मेथड में। दूसरा क्या है, वेस्ट इज लेयर्ड एंड कवर्ड विद सॉइल। वेस्ट जो है हमारा कचरा जो भी है उसको हम लोग लेयर बाय लेयर बिछाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर जो है मिट्टी का एक परत बिछा देते हैं। डिकम्पोजिशन ऑकर्स विदाउट ऑक्सीजन। हमारा ये जो डिकम्पोजिशन होता है, वेस्ट जो है हमारा जो खाद बनता है तो वो बिना ऑक्सीजन के हमारा होता है। स्टार्टिंग में बोले एनारोबिक मेथड है। इसको बैंगलोर मेथड को होने में कितना समय लगता है, 5 से 6 महीना लगता है फाइनल कंपोस्ट तैयार होने में। ठीक है, बैंगलोर मेथड में फाइनल कंपोस्ट तैयार होने में 5 से 6 महीना लगता है। तो आपको मालूम चल गया सर बैंगलोर मेथड हमारा क्या है। बैंगलोर मेथड एनारोबिक मेथड है, ठीक है, जहाँ पे सॉइल को लेयर कर दिए के बिछाया जाता है और उसके बाद कवर कर दिया जाता है। वेस्ट को लेयर बाय लेयर बिछाते हैं उसके बाद कवर कर देते हैं। डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन के बिना होता है क्योंकि नाम में एनारोबिक है। 5 से 6 महीना लगता है फाइनल कंपोस्ट बनने में। चलिए अब हम लोग इंदौर मेथड का बात करते थे। इंदौर हमारा क्या है सर, एरोबिक मेथड है। ठीक है, इंदौर हमारा क्या है सर, एरोबिक मेथड है। ठीक है, इंदौर मेथड क्या है, एरोबिक। बैंगलोर मेथड क्या है सर, एनएरोबिक है। ठीक ना, तो एरोबिक मेथड है इंदौर मेथड। बात समझ में आ रही है। एरोबिक मतलब जो भी काम होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। तो इसमें एरोबिक इंदौर मेथड में क्या कहते हैं, वेस्ट इज मिक्स्ड लेयर्ड एंड टर्न रेगुलरली। वेस्ट को मिक्स किया जाता है, लेयर किया जाता है और एक दो बार उसको जो है चलाते भी रहते हैं। इसमें हमारा कंटिन्यूअस एयर सप्लाई भी चाहिए होता है। ठीक है, कंपोस्ट रेडी इन अबाउट 2 से 3 मंथ। कंपोस्ट रेडी होने में 2 से 3 मंथ हमारा जो है टाइम भी लगता है। चलिए, एडवांटेजेस ऑफ बैंगलोर मेथड। बैंगलोर मेथड का क्या क्या एडवांटेज है, तो बैंगलोर मेथड हमारा जो है सिंपल मेथड है और कम खर्चा में काम हो जाता है। ये जो है गांव के इलाका के लिए सुटेबल है। तीसरा एडवांटेज क्या है सर बैंगलोर मेथड का, लेस लेबर रिक्वायरमेंट। इसमें लेबर का जो है संख्या बहुत कम लगता है। ठीक, चलिए उसके बाद डिसएडवांटेज का अगर बात किया जाए बैंगलोर मेथड में, ठीक ना, स्लो डिकम्पोजिशन होता है। बात समझ में आ रही है। सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज क्या है सर, स्लो डिकम्पोजिशन होता है। दूसरा मीथेन जनरेशन पॉसिबल है, मीथेन का जो है जनरेशन वो पॉसिबल है। तीसरा क्या है, रिक्वायर्स लार्ज एरिया एंड लॉन्ग रिटेंशन टाइम। इसमें जो है लार्ज एरिया लगता है और रिटेंशन टाइम आपका क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आपको स्टार्टिंग बोले 5-6 महीना लग जाता है। ठीक ना, तो ये हमारा जो डिकम्पोजिशन होने में एक तो समय लगता है। दूसरा क्या है, मीथेन जनरेशन हो सकता है। इसमें मीथेन जनरेशन हमारे लिए खतरनाक है। मीथेन गैस जो है CH4 ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है सर। ठीक है, ये बहुत एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंडोर मेथड। इंडोर मेथड का क्या क्या एडवांटेज है, फास्टर कंपोस्टिंग। ठीक है, सबसे पहला आपका क्या होगा, कंपोस्टिंग बहुत तेजी से होगा। दूसरा क्या है सर, प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी कंपोस्ट। हमारा क्या प्रोड्यूस होता है सर, हाई क्वालिटी का कंपोस्ट प्रोड्यूस होता है। यानी कि इसमें कंपोस्टिंग बहुत तेज होता है, इंडोर मेथड में हाई क्वालिटी का कंपोस्ट प्रोड्यूस होता है। तीसरा एडवांटेज क्या है सर, गुड पैथोजन रिडक्शन ड्यू टू हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर होने की वजह से पैथोजन रिडक्शन इसमें बहुत अच्छा होता है। ठीक है, जब हम लोग कंपोस्ट बना रहे होते हैं तो उसमें हम लोग क्या चाहते हैं, पैथोजन हमारा सबसे कम। चलिए इसका डिसएडवांटेज का अगर बात किया जाए इंडोर मेथड का सर, तो इसमें मोर लेबर फॉर टर्निंग। इसमें जो है हमको बार बार टर्न करना पड़ता है। उसको टर्न करने के लिए जैसे खाना बनाते हैं सब्जी चलाते हैं उसी तरह से आपको कंपोस्टिंग करते समय उसको बार बार चलाना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें जो है लेबर का संख्या बहुत ज्यादा लगता है। नीड्स केयरफुल मॉइस्चर एंड एरेशन कंट्रोल। अब आप जो है अगर इंडोर मेथड से काम करना चाहते हैं तो आपको मॉइस्चर और एरेशन कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो एडवांस डिसएडवांटेज देख लिए। अब हम लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, कि आप क्या प्रीफर करते हैं, अगर आप ऑफिसर इंचार्ज होते तो क्या प्रीफर करते हैं, तो आई वुड प्रीफर द इंदौर मेथड। हम जो है इंदौर मेथड को प्रीफर करते हैं क्योंकि ये जो है हमारा कंपोस्ट बहुत तेजी से बनाता है। ठीक है, अभी के समय में कोई भी चीज हो अगर वो चीज स्पीड में होता है तो उसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर तुम ट्रेन में ट्रेवल करते हो तो देखते हो ना कि भैया कौन सा ट्रेन हमको कम टाइम में पहुंचा देगा। बात समझ में आ रही है, कोई भी चीज में स्पीड देखा जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो है इंदौर मेथड प्रीफर करेंगे क्योंकि ये सर
स्पीडली काम करता है, कंपोस्ट फास्टर, इंश्योर्स बेटर क्वालिटी, क्वालिटी भी अच्छा देता है, और ये मोस्ट सुटेबल है किसके लिए, अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। बैंगलोर वाला जो है गांव सब में चलता है, इंदौर वाला अर्बन यानी कि शहरी इलाका में बहुत अच्छा चलता है। वेयर क्विक प्रोसेसिंग एंड ऑर्डर कंट्रोल आर इम्पोर्टेंट। शहर में हमारा जो है सबसे बड़ा समस्या क्या है, हमारा गंदगी, उसको आप तेजी से प्रोसेस कीजिए, ठीक है, और उसका महक को कंट्रोल कीजिए। तो वो चीज का सुविधा कौन देता है सर, इंदौर मेथड देता है। बात समझ में आ गई। चलिए, अब हमारा जो है अगला सवाल क्या कहता है, शॉर्ट नोट्स कहता है। शॉर्ट नोट्स आपका इंपॉर्टेंट, इसमें से कोई ना कोई रिपीट कर सकता है, तो इस चीज को अच्छे से समझिएगा। सबसे पहला क्या है आपका, नेशनल रिवर क्लीनिंग प्लान। ठीक है, हमारे देश में जो नदी को साफ करना है, ये प्लान क्या है, इसमें क्या क्या चीज है, वो सारा चीज पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो नेशनल रिवर क्लीनिंग प्लान सरकार के द्वारा लाया गया एक योजना है, जिससे कि हम लोग रिवर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। मतलब जो हमारा आजकल नदी उदी गंदा होने लगा है, ठीक है, उसको कम करने के लिए जो है सरकार का एक लाया हुआ स्कीम है, नेशनल रिवर क्लीनिंग प्लान। ये हमारा किस पे काम करता है सर, फोकसेज ऑन बिल्डिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, तो ये जो है हमारा नेशनल रिवर क्लीनिंग प्लान मेनली काम करता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी, एसटीपी मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसको बनाने का काम करता है। इसका कहने का मतलब है कि आप जो भी नदी में पानी छोड़ते हैं, जो भी गंदा पानी छोड़ते हैं, उसको आप जो है एक बार ट्रीट करके छोड़िए ना। ठीक है, आपका जो सीवेज है यानी कि नाली गंदा पानी, उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में लेकर आइए, उसका ट्रीटमेंट कीजिए, उसके बाद नदी में छोड़िए। अगर डायरेक्ट आप नाली का गंदा पानी नदी में छोड़िएगा तो नुकसानदायक है। तो हमारा जो रिवर क्लीनिंग प्लान है, उसका मेन मकसद क्या है सर, कि आप कोई भी काम कीजिएगा उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से होके गुजारिए। ठीक है, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का काम करता है सरकार। इस स्कीम में या इस प्लान के तहत लोग, सरकार क्या करता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का काम करता है। अभी आप देखिएगा कई सारा इंजीनियरिंग कॉलेज में भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस थ्रू स्ट्रिक्ट नॉर्म्स, हम लोग जो है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट को कंट्रोल करते हैं स्ट्रिक्ट नॉर्म के थ्रू। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एंड घाट्स क्लीनिंग, ठीक है, हम लोग जो है नदी का किनारा जो हम लोग घाट वाट बनाते हैं, उसको जो है हम लोग साफ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप देखिएगा नदी के किनारे जो है लोग फूल फेंक देते हैं, पूजा पाठ का सामग्री, प्लास्टिक का बोतल वगैरह फेंक देते हैं। तो हम लोग अभी के समय में क्या कर रहे हैं, घाट को साफ करने का काम कर रहे हैं। हम लोग जो है लोग, ये नेशनल रिवर क्लीनिंग प्लान लोगों को जागरूक करने का काम करता है, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन हो गया। इसका एग्जाम्पल हमारा क्या है सर, आपसे जो है नेशनल रिवर क्लीनिंग प्लान के बारे में अगर लिखने का, तो इसका सबसे बड़े अभी के समय में जो एग्जाम्पल चल रहा है वो है गंगा एक्शन प्लान। ये बहुत पुराना है हमारा, ठीक है, अभी हमारा क्या चल रहा है, नमामि गंगे। हमारा जो है इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है सर, रिवर क्लीनिंग प्लान का गंगा एक्शन प्लान, इसको शॉर्ट में गैप कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा इसका फुल फॉर्म बताइए गैप का। उसके बाद नमामि गंगे मिशन जो अभी वर्तमान में चल रहा है, मोदी जी लाया है ये। बात समझ में आ रही है, गंगा एक्शन प्लान बहुत पुराना है ये। चलिए, अगला हमारा शॉर्ट नोट्स क्या है सर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ईपीआर, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, ईपीआर कहते हैं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपको हम बताते हैं। जैसे कि तुम देखता होगा कि जब तुम मोबाइल खरीदता है, ठीक है, और फिर जो है कुछ समय के बाद, साल दो साल यूज करने के बाद, फिर जब तुम न्यू मोबाइल खरीदता है, तो तुमको मोबाइल में एक्सचेंज का ऑफर दिया जाता है। ठीक है, तुमको मोबाइल में जो है एक्सचेंज का ऑफर दिया जाता है। ये क्यों ऑफर दिया जाता है, देखो एक चीज बताते हैं। हमारा जो मोबाइल के अंदर बहुत सारा ऐसा कंपोनेंट है, अगर उसको आप इधर उधर फेंक दीजिएगा तो वो क्या करेगा, इन्वायरमेंट को खराब कर देगा। ठीक है, उसके अंदर हार्मफुल वैसा वैसा कंपोनेंट है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो जो मोबाइल के अंदर जो भी हार्मफुल कंपोनेंट है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, किसी भी तरह का वेस्ट है, उसको सही से ठिकाना लगाया जाए। तो उसको सही से ठिकाना लगाने का जगह जो हमारे आसपास में नहीं है, ठीक ना, उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको वापस हम लोग कंपनी को बेच देते हैं, जिसको आप मोबाइल एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी कहता है, सरकार का एक नियम है जिसके तहत ये कहा जाता है कि अगर आप इस तरह का चीज बनाते हैं, ठीक है, तो आप ही का जिम्मेवारी उस चीज को इकट्ठा कीजिए और ठिकाना लगाइए। बात समझ में आ रही है, अगर आप मोबाइल बना रहे हैं, बैटरी वगैरह बना रहे हैं, तो आपका जिम्मेवारी बनता है कि आप उस तरीके का मोबाइल, बैटरी सबको वापस से कलेक्ट कीजिए कस्टमर से, उसका ठिकाना लगाइए। बात समझ में आ रही है, यानी कि जो प्रोड्यूसर है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो सामान मार्केट में बेचे हैं, उस सामान को वापस से इकट्ठा कीजिए और उसके बाद उसको क्या कीजिए, ठिकाना लगाइए। समझ में आ रही है, तो ये हमारा एक तरह का पॉलिसी है जहां पे मैन्युफैक्चरर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट। पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट करने का मतलब, हमने मान के चलो एक बैटरी खरीदा,
ठीक है। बैटरी कुछ दिन में इस्तेमाल करने के बाद बैटरी हो जाता है खराब, ठीक ना। हमने जो है क्या किया, एक बैटरी खरीदा, बैटरी कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद हो गया बैटरी खराब। अब उस बैटरी को अगर हम फेंकने जाएंगे तो हमारा क्या होगा, इन्वायरमेंट खराब हो सकता है, क्योंकि हमको मालूम नहीं कि उसको कैसे डिस्पोज करना चाहिए। तो गवर्नमेंट कहती है कि जिस कंपनी ने उस बैटरी को बनाया उस कंपनी का जिम्मेवारी है, आप उस वो बैटरी को जो है ठिकाना लगाइए। अब वो बैटरी जो है कस्टमर के लिए बेकार हो गया, आप उस कस्टमर से जाके बैटरी वापस से लीजिए और उसका जाके ठिकाना लगाइए। यही कहता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें हमारा क्या आता है, कलेक्शन आता है, रिसाइकलिंग आता है, सेफ डिस्पोजल आता है प्रोडक्ट का। हमारा जो भी प्रोडक्ट आप बनाए उसको पहले आप कलेक्ट कीजिए, रिसाइकल कीजिए, फिर डिस्पोज कीजिए, ठीक है। यानी कि कहने का एक सिंपल सा मतलब है, कंपनी बनाएगा भी, ठीक है, कंपनी बनाने के बाद क्या करेगा, कस्टमर को देगा कि आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। उसके बाद कस्टमर का जब मन भर जाएगा, कस्टमर के लिए वेस्ट हो जाएगा, तो वापस से उसको क्या करेगा, कंपनी ले लेगा कि भैया चलो अभी एक सामान खराब हो गया, अब जो है इसका ठिकाना लगाएंगे, ठीक ना। तो यही है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप बनाइए, कस्टमर को यूज करने दीजिए, जब कस्टमर का मन भर जाएगा तो ठिकाना लगाना आपका काम है। यूज्ड फॉर प्लास्टिक, ई वेस्ट, बैटरी, पैकेजिंग वेस्ट, ये सब जगह पे जो है हमारा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करता है। इसलिए तुम देखता होगा कि बहुत लोग कहते हैं कि अगर तुम जो है कोको कोला या कोल्ड ड्रिंक्स पियो तो कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल को अगर डब्बा में डालोगे या मशीन में डालोगे तो उधर से बदले में पैसा या चॉकलेट मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि सरकार को जो है वही ईपीआर उस पर लागू कर रही है। वो दिखाएगा ना कि हमने अगर प्लास्टिक का बोतल दिया था, उस प्लास्टिक के बोतल को हम वापस से ले भी रहे हैं। बात समझ में आ रही है। इससे हमारा क्या होता है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट डिजाइन का बढ़ावा दिया जाता है। रिड्यूसेस बर्डन ऑन म्युनिसिपल वेस्ट सिस्टम, ठीक है। म्युनिसिपल वेस्ट सिस्टम पे इस पे जो है बर्डन जो है हमारा कम होता है। बात समझ में आ रही है। म्युनिसिपैलिटी को कम असर पड़ेगा, क्योंकि जो कंपनी बनाया वो कंपनी वापस से सामान लेगा। अब हमारा जो है अगला क्या है सर, डिफरेंस बिटवीन सस्पेंडेड एंड अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम। सस्पेंडेड और अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम के बीच में हम लोग देख लेते हैं क्या अंतर है। तो हम लोग इस दोनों के बीच में अंतर समझने से पहले आपको शॉर्ट में बहुत अच्छा चीज हम समझा देते हैं, ताकि आपको जो है तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो हमारा जो है, हमारे पास जो वेस्ट वाटर है यानी कि नाली का पानी, उसको हमको क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है। इस नाली के पानी में होता है ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। इस नाली के पानी में क्या होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट या फिर ऑर्गेनिक मैटर को होता है, ठीक है। यही हमारा जो है पानी को खराब बनाए हुआ है। तो हमको क्या करना है, इस ऑर्गेनिक मैटर को बाहर निकालना है। इस ऑर्गेनिक मैटर को बाहर निकालने के लिए हमारे पास एक चीज आता है जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हमारा वेस्ट वाटर में जाता है, उसको साफ करता है, ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करता है। अब यहाँ से अटैच्ड और सस्पेंडेड क्या होता है, अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा वेस्ट वाटर में जाके तैर रहा है, अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा कहाँ सर, वेस्ट वाटर में जाता है और यहाँ पे हमारा अगर तैर रहा है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग सस्पेंडेड ग्रोथ कहते हैं। बात समझ में आ रही है। ये जो है हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों रखे, ये ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करने के लिए, क्योंकि यही ऑर्गेनिक मैटर पानी को गंदा बनाता है। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाता है और इस ऑर्गेनिक मैटर को, सॉरी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाता है और वेस्ट वाटर में तैरते रहता है, उसको हम लोग सस्पेंडेड ग्रोथ कहते हैं। अटैच्ड ग्रोथ क्या है सर, ठीक है। इस अटैच्ड ग्रोथ में क्या करता है, पानी में जाके तैरता नहीं है, ठीक है। वो किसी सरफेस पे जाके चिपक जाएगा, उसके बाद जो है पानी का ट्रीटमेंट शुरू करता है। सस्पेंडेड ग्रोथ में क्या होता है कि ये पानी के ऊपर जाके फैल जाता है, पानी में तैरते रहता है और धीरे धीरे पानी का ट्रीटमेंट करता है, सस्पेंडेड ग्रोथ में। अटैच्ड ग्रोथ में क्या होता है सर कि ये पानी में जाके जो है किसी सरफेस पे जाके चिपक जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे उसका क्या करेगा, इलाज करेगा। किस चीज का इलाज करेगा सर, वेस्ट वाटर यानी ऑर्गेनिक मैटर का इलाज करेगा। तो सस्पेंडेड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म तैरेगा, ठीक है। और अटैच्ड ग्रोथ में क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी सरफेस पे जाके अटैच हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, चलिए देखिए। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रीली फ्लोट इन वेस्ट वाटर, सस्पेंडेड में क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तैरेगा यानी कि फ्रीली फ्लो कर रहा है वेस्ट वाटर में। नीड्स एरेशन टैंक्स एंड सेटलिंग टैंक, इसमें जो है एरेशन टैंक और सेटलिंग टैंक की आवश्यकता पड़ती है। स्लज प्रोसेस इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एएसपी जो है सस्पेंडेड ग्रोथ का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है। बात समझ में आ गई, चलिए। अटैच्ड ग्रोथ क्या होता है सर, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा किसी भी सरफेस पे चिपक के, ठीक है। ग्रो ऑन सरफेसेस लाइक स्टोन्स और मीडिया, आपका जो है वेस्ट वाटर के अंदर पत्थर उत्थर होगा ना, उस पे जाके जाके माइक्रो ऑर्गेनिज्म चिपक जाएगा, उसके बाद फिर वो क्या करेगा, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट शुरू करेगा।
सस्पेंडेड में क्या होगा, फ्लोट करेगा, तैरते रहेगा, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करेगा। वेस्ट वाटर फ्लोज ओवर द सरफेस एंड गेट्स ट्रीटेड, वेस्ट वाटर जो है हमारा सरफेस के ऊपर फ्लो करेगा और ट्रीटमेंट शुरू कर देगा। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है सर, अटैच ग्रोथ का ट्रिकलिंग फिल्टर हो गया, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर हो गया, ये सब इसका एग्जांपल हो गया। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका शॉर्ट नोट्स का। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बताइए सर, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। पहले देखिए, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मतलब क्या होता है। तो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसको शॉर्ट में ISWM भी कहा जाता है। ये हमारा है क्या चीज आपको बताते हैं। ये कचरा संभालने का एक सिस्टमेटिक प्लान है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है सर, हमारा कचरा यानी कि वेस्ट को संभालने का, सॉलिड वेस्ट को संभालने का एक इंटीग्रेटेड प्लान है। आज समझ में आ रही है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड कचरे को मैनेज करने का अलग अलग तरीका को एक साथ अगर मिला दिया जाए, उसको हम लोग इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। क्या कह रहे हैं आप, गौर से सुनिए, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जितना भी सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने का तरीका है, सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने का जितना भी तरीका है, जैसे कि रीयूज हो गया, रिसाइकलिंग हो गया, ठीक है, या फिर और भी जो भी हमारा तरीका है, तो सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करने का जितना भी तरीका है, सारा तरीका को अगर हम लोग आपस में मिला दें, उसको हम लोग इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि सॉलिड वेस्ट को ट्रीटमेंट का जो भी हमारा तरीका है, सबको हम लोग आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, उस सबके कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है सर, एक तरह का सिस्टमेटिक अप्रोच है दैट यूजेस मल्टीपल वेस्ट मैनेजमेंट मेथड, जो कि मल्टीपल वेस्ट मैनेजमेंट मेथड का यूज करता है सर। इसमें हमारा क्या क्या चीज आता है। ठीक है, इसमें हम लोग जो है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, कंपोस्टिंग, एनर्जी रिकवरी, सैनिटरी लैंडफिल, ये सब करते हैं। यानी कि हमारा सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करने का जितना भी तरीका है, सबको अगर आपस में मिला दे, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहलाता है। इससे हमारा फायदा क्या होता है सर, हेल्प्स मिनिमाइज वेस्ट एंड प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। इससे हम लोग वेस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं और इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक ना, ये किस पे फोकस करता है, फोकसेज ऑन रिसोर्स रिकवरी एंड सस्टेनेबिलिटी, रिसोर्स रिकवरी और सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करता है। बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो कि ये रिपीट हो सकता है, आपको हम एक एक करके सारा बात समझा दिए हैं। अब यहाँ से आपको एक बात बता देता है कि अगर आपको लग रहा है, क्या लग रहा है सर, कि अगर आपको लग रहा है कि इतना पढ़ने के बाद हमको कोई भी तरह का डाउट है, कोई बात समझ में नहीं आया, तो कमेंट और चैट सेक्शन ओपन रहता है। बात समझ में आ गई। चलिए ठीक है, कमेंट और चैट सेक्शन हमारा ओपन है, जो भी डाउट है आप हमसे पूछिए, चाहे कॉल या व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। गुड लक फॉर योर एग्जाम।